एपिसोड 6 निक्कू की हाँ। मिस्टर शर्मा निक्कू के उस लड़के से अकेले मिलकर उससे बात करने के लिए राजी हो गए। तब निक्कू को ऐसा लगा कि जैसे बैठे बिठाए उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। निक्कू खुश होते हुए अपने मन में बोली, आजा बेटा, तू देख अब निक्कू का कमाल। तुझे दिन में तारे ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी निकिता कुमारी शर्मा नहीं। निक्कू यही सब अपने मन में सोचकर मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई। किंजल की माँ किंजल को देखते हुए बोली, किंजल निकिता को अंदर लेकर जा। किंजल अपनी माँ की बात सुन निकिता की तरफ बढ़ते हुए बोली, जी माँ, चलिए दीदी, खुशबू तू भी चल साथ में। निक्कू उसके साथ जाते हुए बोली, हम ठीक है। खुशबू भी उनके पीछे जाते हुए बोली, जी दीदी। निक्कू को किंजल और खुशबू एक कमरे में ले गए और उसे छेड़ते हुए किंजल ने कहा, दीदी आप यही रुको, हम दोनों हमारे होने वाले जीजू को लेकर आते हैं। निक्कू एक शरारती स्माइल के साथ बोली, रहने दो तुम दोनों, ये लड़का तो मुझसे शादी करने से रहा अब हूँ। किंजल हैरानी से उसे देख पूछती है, अच्छा जी। वो तो ये सब आपस में ही बात कर रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उस आवाज को सुन तीनों दरवाजे की तरफ मुड़े और दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर घबरा गए। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो निक्कू को देखने आया था। जिसे सामने खड़ा देख तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। लड़का शांत भाव से देखकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? निक्कू उसे अचानक देख घबरा गई और सोचते हुए अपने मन में बोली, कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। ओ गॉड, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। किसी को कोई जवाब ना देता देख वो लड़का दोबारा से पूछता है, हेलो मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? निक्कू उसे देख हैरानी से बोली, नहीं, मेरा मतलब है हाँ, आ जाइए आप। लड़का मुस्कुरा कर अंदर आते हुए बोला, थैंक यू सो मच। बाय द वे, मेरा नाम शशांक शर्मा है। निक्कू उसे देख जबरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर लाकर अपने बारे में बताते हुए बोली, मैंने। निक्कू अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही शशांक उसकी बात काटते हुए बोला, निकिता कुमारी शर्मा, राइट, और आप दोनों का नाम किंजल और खुशबू। अपने अपने नामों को बिना बताए शशांक के मुंह से सुन सब हैरान रह गए। तीनों फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन सबको इस तरह कन्फ्यूज देख शशांक मजाकिया लहजे में बोला, ओ माई गॉड, प्लीज आप तीनों इतना हैरान मत होइए। वो दरअसल ये मेरी आदत है कि मैं किसी से भी मिलने से पहले उनकी डिटेल्स निकाल लेता हूँ। निक्कू उसे सवालिया नजरों से देखकर पूछती है, आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। शशांक अपने बारे में बताते हुए बोला, जी मैं एसीपी शशांक शर्मा हूँ, इसका मतलब मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अब आप समझ ही गई होगी कि मैं आदत से मजबूर हूँ। निक्कू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने हरनी से पूछा, क्या आप एसीपी है? शशांक अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर उसे घूर करते हुए बोला, आप पूछ रही है या बता रही है मुझे? निक्कू सकपकाते हुए बोली, हाँ, नहीं, पता नहीं। शशांक उसे ऐसे बिहेव करते देख हंसते हुए बोला, वाट? निक्कू टेंशन में अपने दुपट्टे को अपने हाथों में लपेटते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस हो। शशांक यह देख मुस्कुराते हुए टेबल से एक गिलास पानी निक्कू की तरफ बढ़ाकर बोला, निकिता जी आराम से, टेक इट इजी, पहले आप पानी पी लीजिए। निक्कू उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर घबराहट के कारण एक सांस में ही पूरा पानी पी जाती है, जैसे उसने सदियों से पानी ही नहीं पिया हो।
शशांक उसकी ऐसी हरकतें देख उससे पूछा, आप ठीक है? निक्कू खुद को शांत कर उसे जवाब देते हुए बोली, हाँ। वही किंजल और खुशबू उन दोनों को बातें करता देख धीरे से कमरे से बाहर आ गई ताकि वो कबाब में हड्डी ना बने। उन दोनों को ऐसे जाते देख निक्कू मन में उन दोनों को खूब भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसके अलावा वो इस वक्त कर भी क्या सकती थी, क्योंकि सामने एक पुलिस वाला जो बैठा था, जिसे देखकर निक्कू की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। शशांक उसे इस तरह खामोश देख खुद ही बात को शुरू करते हुए बोला, आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती है? मतलब मेरे पसंद नापसंद के बारे में? आई मीन शादी के लिए? निक्कू हिचकिचाहट से अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोली, जो आपको ठीक लगे आप बता दीजिए। शशांक उसे देख सोचते हुए एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, जो मुझे ठीक लगे मैं वो बता दूं। काफी दिलचस्प है। निक्कू अजीब नजरों से देखकर पूछते हुए बोली, जी आपका मतलब क्या है? शशांक उसे देखते हुए बोला, मैं तो ये सोचकर आया था कि आप सवालों की झड़ी लगा देंगी, पर आप तो कुछ पूछने को ही तैयार नहीं है। फिर मैं इसे क्या समझूं? कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया है या आपको मुझसे डर लग रहा है? निक्कू हड़बड़ाहट में उसे जवाब देते हुए बोली, ऐसा नहीं है सर, दरअसल बात वो नहीं है, वो मैं। फिर अचानक निक्कू अपनी बात बोलते बोलते रुक जाती है। उसे ऐसे रुकते देख शशांक उससे पूछने लगा, आप कुछ कह रही थी? प्लीज आप जो भी कहना चाहती है बेझिझक होकर कहिए। मैं यहाँ आपको जज करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको जानने चाहता हूँ। शशांक के कहने पर भी उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपना सर झुकाए नीचे देखती रही। निक्कू को कुछ ना बोलता देख शशांक ने आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, ठीक है आप अभी नहीं बोलना चाहती तो मैं ही शुरू करता हूँ। मुझे कैजुअल से ज्यादा फॉर्मल तरीके से हर काम को करना पसंद है। मुझे गन शूटिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ और ठीक ठाक कुकिंग भी कर लेता हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, मैं ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करता और इसके अलावा कुछ खास बताने के लिए नहीं है। निक्कू खड़ी बस एक तक शशांक को ही देखे जा रही थी। शशांक उसे इस तरह खोया हुआ देख उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोला, ओ हेलो मैडम, आप कहाँ खो गई? निक्कू खोए हुए ही उसे देखते हुए बोली, आप में। शशांक अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए हैरानी से बोला, क्या? शशांक की आवाज सुन निक्कू को अचानक से होश आया कि वो क्या बोल गई। फिर वो अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब था कि कुछ नहीं। शशांक उसे देखते हुए बोला, ठीक है, अब आपकी बारी है अपने बारे में बताने की निकिता जी। निक्कू हिचकिचाते हुए उससे बोली, सर मैं। शशांक निक्कू की बात बीच में ही काटते हुए बोला, आप मुझे सर मत बोलिए, मेरा नाम शशांक है और मुझे यही सुनना पसंद है। निक्कू नर्वस होकर उसे देखते हुए एक सांस में बोली, सर मेरा मतलब शशांक जी, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ अपने पापा के लिए और फ्यूचर में मैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, इवन शादी के बाद भी। बस इतना ही है मेरे पास बताने के लिए। शशांक खड़ा बहुत गंभीरता से निक्कू का एक एक शब्द सुन रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि निक्कू सिर्फ अपने पापा के बारे में ही बोले जा रही थी। वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। उसे इस तरह अपनी तरफ घूरता देख निक्कू को अजीब लग रहा था। निक्कू हिचकिचाते हुए उससे बोली, क्या हुआ शशांक जी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं?
शशांक मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने पापा से कितना प्यारा करती है और आपकी पूरी दुनिया आपके पापा के इर्द गिर्द ही घूमती है। निक्कू मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बट इट्स ट्रू। शशांक एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए बोला, ओके, तो अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई और बाकी की सारी चीजें आप बिल्कुल वैसे ही कर सकती हैं जैसा आप करना चाहती है। और हाँ, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। फिर चाहे आप मुझे दिन में तारे ही क्यों ना दिखा दे। शशांक मुस्कुराते हुए निक्कू को अपनी बातों से हैरान करके चला जाता है और निक्कू बस अपना दिल संभालते हुए उसी कमरे में बैठी रह गई। निक्कू अपने आप में सोचते हुए खुद से बोली, ओ गॉड, इन्होंने तो मेरी सारी बातें सुन ली थी, पर फिर भी मुझे गलत समझने के बजाय इन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा। ये सच में बहुत अच्छे इंसान है। निक्कू शर्माते हुए बोली, ओ गॉड निक्कू, तू तो शशांक जी को अभी से लाइक करने लगी। ओ सिट। निक्कू फिर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा शर्माते हुए ढक लेती है। शशांक ने बाहर आकर सबको अपना फैसला सुना दिया, जिसे सुन सबके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर शशांक के पिता ने मिस्टर शर्मा से मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अब आप भी अपना जवाब बता दीजिए ताकि हम सब आगे की तैयारी कर सके। निक्कू के पापा उन्हें देखकर संकोच करते हुए बोले, भाई साहब माफ करिएगा, पर मैं कोई भी जवाब देने से पहले अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। शशांक के पिता उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, इसमें माफी की क्या बात है, ये तो आपका हक है। आप जाइए और हमारी बिटिया का जवाब पूछ लीजिए, हम सब यही इंतजार कर रहे हैं। निक्कू के पापा उन्हें अपनेपन के भाव से देखते हुए कहने लगे, धन्यवाद भाई साहब। मिस्टर शर्मा कमरे में गए तब निक्कू बेड पर बैठी कुछ कर रही थी। वो उसके पास आकर उसका सर सहलाते हुए उसके पास बैठ गए। निक्कू उन्हें अपने पास बैठते देख सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद उनसे पूछते हुए बोली, क्या हुआ पापा, आप यहाँ? मिस्टर शर्मा उसे देख उससे पूछने लगे, बेटा तुझे शशांक कैसा लगा? निक्कू अपने पापा से उल्टा सवाल करते हुए बोली, आपको कैसे लगे? मिस्टर शर्मा उसकी आंखों में देखते हुए बोले, बेटा वो मुझे बहुत पसंद है, उसके जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। वो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूंगा कि तू हाँ बोले, पर अगर तुझे पसंद हो तो। निक्कू इमोशन होते हुए बोली, पापा अब से अलग कभी कुछ सोचा है क्या मैंने? जो आप ठीक समझे। मिस्टर शर्मा इमोशन होते हुए उसके सर पर हाथ रख वहां से चले गया। उन्हें जाते देख निक्कू के आंखों में आंसू आ गए। बाहर आकर मिस्टर शर्मा शशांक के पिता को रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं, जिसे सुन सब खुश हो जाते हैं और फिर मिसेज शर्मा सबका मुंह मीठा करवाती है। शशांक के पिता रिश्ता पक्का कर वापस चले जाते हैं। एक बार फिर सब वंदना की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि शाम को लड़के वालों के घर से वंदना के लिए लड़के की लगाई हल्दी आने वाली थी, जिसे वंदना को लगाना था। निक्कू अपने मन के बाकी के सवालों के जवाब ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी बुआ पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसके मन में एक सवाल आया कि कम से कम इन्हें तो जरूर पता होगा वंदू के होने वाले पति के बारे में। यही सब सोचते हुए वो उनके तरफ बढ़ गई। निक्कू उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? बुआ अपना काम करते हुए बोली, नहीं तू रहने दे, मैं कर लूंगी, तू जा। निक्कू बच्चों की तरह अपना मुंह बनाकर बोली, प्लीज बुआ जी।
बुआ असहाय होकर उसे देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ले वो सब वहां संभाल कर रख दे। निक्कू खुशी से चहकते हुए बोली, ठीक है। निक्कू अपनी बुआ की मदद करते हुए उन्हें देखते हुए बोली, वैसे बुआ जी, आपने होने वाले जीजू का नाम क्या बताया था? निक्कू की बुआ उसे घूरने लगी। ये देख निक्कू एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर उनकी तरफ देखने लगी, जिसे देख उसकी बुआ नॉर्मल होते हुए बोली, रणविजय। निक्कू गंभीरता से सोचते हुए बोली, रणविजय बड़ा ही अच्छा नाम है। वैसे करते क्या है? बुआ बोली, उनका कपड़ों से जुड़ा कोई कारोबार है। निक्कू पर वो निक्कू आगे कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उसकी बुआ ने उसकी बात करते हुए कहा, मुझे हजारों काम है, तेरे ये सवाल जवाब बात के लिए बचा ले, समझी, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उनके जाने के बाद निक्कू सोचते हुए खुद में ही बोली, रणविजय, क्या ये निक्कू और शशांक के लिए एक नई शुरुआत है, या ये केवल एक सपना है? कौन है ये रणविजय? जानने के लिए पढ़ते रहिए हुकुम रानीसा। एपिसोड 7, शेखावत सदन, सीकर, राजस्थान। दोपहर 12 बजे एक आलीशान हवेली जो किसी महल से कम नहीं थी। हवेली को फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा था। एक जैसे कपड़े पहने ढेर सारे नौकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। पूरी हवेली में जैसे अफरातफरी का माहौल हो। इस हवेली में जैसे किसी चीज की तैयारी चल रही हो। सब एकदम व्यस्त थे, शायद किसी को यहाँ सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। हवेली के अंदर आते हुए एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसने पुराने जमाने वाली राजस्थानी लिबास पहन रखा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वो औरत अंदर आते हुए चिल्लाते हुए बोली, या घर में किसे ने भी मारी फिक्र कोनी, मैं तो जे घर के लाने पर आई सू। ये रणविजय की बुआ मासा है। इन्होंने ही रणविजय की परवरिश की थी, और ये इतनी गुस्से में इसलिए है क्योंकि इन्हें किसी ने भी रणविजय की शादी के बारे में नहीं बताया था। बुआ सा आंगन में आकर बैठ जाती है, जिसे देख सब लोग अपनी अपनी जगह पर जम जाते हैं। उन्हीं में से एक नौकर धीमे से दूसरे नौकर से बोला, जय लो अब जय घर की शांति तो गियो चूल्हे में, भाया या ने अट्ठे किसने बुला लियो। तभी दूसरा नौकर बोला, भाया रहे वट्ठे से पर, या के कान और आंखें दोनों अट्ठे ही रहवे से। ऊपर की तरफ से कुछ औरतें नीचे आ रही थी। जब उन औरतों ने सबको इस तरह चुपचाप खड़े देखा, तो उनमें से एक औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, दिखने में बेहद खूबसूरत, गहनों से लदी थी। ये रणविजय की ताई सा पल्लवी थी और साथ ही सीकर की हुकुम रानी सा भी। वो उन सब की तरफ देखकर असमंजस में पूछते हुए बोली, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? इतनी सारी तैयारियां करनी है। हमारे बेटे की, हमारे चहीते रणविजय की शादी है, और आप लोग। जब बोलते बोलते उनकी नजर आंगन में बैठी उस औरत पर गई, तो वो सारा माजरा समझ गई। आसपास जो और भी दूसरी औरतें थीं, उनके तो पसीने ही छूट गए। इन औरतों में रणविजय की माँ सा, काकी सा, 2 भाभी सा, 2 बहनें और एक भतीजे की पत्नी थी। उन्हीं में से एक मेकअप में डूबी हुई तकरीबन 21-22 साल की लड़की, जो रणविजय के भतीजे की पत्नी थी, वो चौंकते हुए बोली, बुआ दादी सा, हे राम जी, अब तो सबकी खटिया खड़ी होगी। चल सजनी भाग, अपनी जान बचा ले। इतना कहकर वह वहां से भाग जाती है। ऊपर से हुकुम रानी सा नीचे उतरते हुए एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, अरे जीजी आप कब आई? हमें किसी ने बताया भी नहीं। वो नीचे आकर अब बुआ सा का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिए जीजी आप अंदर चलिए, आप ऐसे आंगन में क्यों बैठी है?
बुआ सा हुकुम सा के हाथ को झटकते हुए रूखेपन से बोली, रेन दो हुकुम रानी सा, मन्ने थारी हमदर्दी की जरूरत कोनी। मन्ने मारे भाई सा से बात करनी से। हुकुम रानी सा मायूस होकर उन्हें देखते हुए बोली, ये क्या जीजी, आप हमें ऐसे क्यों बोल रही है? आप हमें हमारे नाम से बुलाती है ना, तो फिर आप ऐसे। हुकुम रानी सा की बात बुआ सा बीच में ही काटते हुए गुस्से में बोली, रहने दे। अगर तन्ने मारी इतनी ही फिक्र होती तो मन्ने मारे ही छोरे की शादी की बात दूसरों से कोनी पता चलती। हुकुम रानी सा उन्हें आराम से समझाते हुए बोली, जीजी आप हमारी बात तो सुनिए, हम आपको सब बताने वाले ही थे। बुआ सा गुस्से में खड़े होकर अड़ते हुए बोली, पर कब पल्लवी, जब मारे छोरे का ब्याह हो जावेगा तब तू मन्ने बताने वाली थी। मन्ने रणविजय ने अपने टाबरों ते ज्यादा प्यारा किया से, और तू मन्ने के समझाएगी। हुकुम रानी सा शांति से समझाते हुए बोली, हम आपको ये समझाएंगे कि जो रणविजय अब तक शादी के नाम से ही नफरत कर रहा था, वो अब शादी के लिए मान गया है। हम आपको ये भी समझाएंगे कि अब रणविजय अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। हम आपको ये भी जरूर समझाएंगे कि जिस दिल का दरवाजा उसने सालों तक बंद कर रखा था, उसे अब वो खोलने की कम से कम कोशिश तो कर रहा है। जीजी आप हमसे नाराज हैं, पर आप हमें हमारी गलती तो बताइए। रणविजय ने अचानक से आकर शादी के लिए हामी भरी, और फिर सब इतनी जल्दी में हो रहा था कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा। तभी तो सब तैयारियां अधूरी है। हम ये सब अकेले कैसे संभालेंगे? हमें आपकी मदद चाहिए। ये सुनने के बाद बुआ सा का गुस्सा कुछ कम हुआ और खुद को नॉर्मल करने लगती है। फिर वो रणविजय के होने वाली पत्नी के बारे में सोचते हुए उन सब की तरफ देखते हुए बोली, वाह छोरी मारे छोरे के काबिल तो से, या ऐसे ही किसी ने भी मारे छोरे के गले बांध रहे से थम सब। अब रणविजय की माँ कुसुमलता उनके पास आकर शांत भाव में उन्हें बताते हुए बोली, जीजी आपके छोरे के लिए ही नहीं, कान्हा के लिए भी एक अच्छी माँ है वह छोरी। घरेलू और संस्कारी, उसे सब कुछ आता है, आप चिंता मत करिए। बुआ सा उन्हें देखकर एकदम से बोली, रेन दे कुसुमलता, मन्ने कोनी सिखा, समझी? फिर बुआ सा सभी नौकरों की तरफ देखकर घूरते हुए बोली, और थम सब मन्ने के घुर रहे से, जाओ जाकर काम करो, मारे लाडेसर की शादी से, या शादी में कोई कमी कोनी होनी चाहिए, समझे थम सब, अब जाओ अट्ठे से। उनकी सख्त आवाज सुन सब नौकर फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने कामों में लग गए। रणविजय की काकी सा उनकी तरफ देख मजाकिया अंदाज में बोली, जीजी आप चलिए, हम आपको छोरी की तस्वीर दिखाते हैं, आप ही देखकर बताइए कि अच्छी है या नहीं। ये हमारी पसंद है, कभी भी गलत नहीं हो सकती। बुआ सा उसे देख अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ यो तन्ने एकदम सही के हो सरस्वती, जैसो एक आंधो एक कानी में इकली सयानी। बस यूं ही से थारा हाल से। मन्ने मारे छोरे की खुशी चाहिए और कुछ कोनी, और जय छोरी की तस्वीर तू अपने पास रख, मन्ने ना देखनी। बुआ सा जब उन सब के साथ अंदर आई तब वहां पर शादी के किसी भी रीति रिवाजों को ना होते हुए देख हैरान होकर उनसे पूछते हुए बोली, यो सब छोड़ो, मन्ने यो बताओ, या घर में ब्याह वाला एक भी रीति रिवाज क्यों कोनी हो रहा से? और यो रणविजय कट्ठे से वाह ने तो जय वक्त्या घर में होना चाहिए से, कट्ठे से मारा लाडेसर। उनके इस सवाल पर सब एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें जवाब दे। ये देख बुआ सा दोबारा शक्ति से सवाल करते हुए बोली, थम सब ने साफ सूंघ गयो के मन्ने जवाब क्यों कोनी दे रहे तुम सब? पल्लवी तू मन्ने जवाब दे। हुकुम रानी सा हिचकिचाते हुए बोली, जीजी सा वो
वो रणविजय ने सिर्फ इस शादी के लिए हाँ कहा है, पर वो किसी भी रीति रिवाज को नहीं करना चाहता। बुआ सा हैरान होते हुए बोली के बोल रही से तू बावड़ी, रीति रिवाज के बिना भी भला कोई ब्याह होवे से कट्ठे से रणविजय, मैं खुद वा तय बात करूंगी। बुआ सा अब रणविजय को हवेली में इधर उधर ढूंढने लगी। तब हुकुम रानी सा उन्हें बताते हुए बोली जीजी रणविजय घर पर नहीं है, वो तो रात से ही घर नहीं। इतना सुनकर ही बुआ सा उनकी बात काट कर अपने सर पर हाथ रखकर परेशान होते हुए बोली क्या बोली तू, रणविजय कल रात से ही घर को नहीं आया। हम सब ने कोई जिम्मेदारी से की ना, छोरे का कल ब्याह से और वह घर पर कोनी। अरे मारी रे, या घर की लुगाइयों ने या घर ने मट्टी पलीत करने की सोच राखी से। हुकुम रानी सा आगे बताते हुए बोली जीजी सा हम सब ने रणविजय को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। कुसुमलता अपने मन की बात उन्हें बताते हुए बोली जीजी सा हमारे लिए तो यही काफी है कि वो अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ रहा है। ये कहते हुए रणविजय की मां के आंखों से आंसू छलक आए थे। वो खुद को संभालते हुए आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली रीति रिवाज से ज्यादा हमें हमारे बेटे की फिक्र है। इतने सालों से अकेले जिंदगी जी रहा था, अब जाकर तो उसने खुद के लिए कोई फैसला लिया है। सरस्वती भी कुसुमलता की बात से सहमत होते हुए बोली हाँ जीजी सा रीति रिवाज का क्या, वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, बस एक बार शादी हो जाए। सबकी बातों को सुन बुआ सा एकदम से गुस्से में बोली थम सब बार बार मारे छोरे का जख्म क्यों खुरेदते रहवे हो, या बारे में मैं अब जय घर ने एक शब्द भी कोनी सुनना चाहूँ सू मैं, समझे। फिर थोड़ा रुक कर बोली सब तो ठीक से, पर हल्दी का के करोगे। अरे वाह, छोरी ने भी तो रणविजय की जूठी हल्दी लगनी से। बुआ सा की बात खत्म होते ही बाहर से एक सख्त आवाज आई या की चिंता तन्ने करने की जरूरत कोनी कलावती यो देखना मारा काम से, जिसे सुन सब बाहर की तरफ देखने लगे। बाहर दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसे देख बा ये हुकुम सा है, रणविजय के ताऊ सा, जिनकी एक आवाज ही काफी है किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए। उम्र तो 60 साल है, पर जोश और दम इतना कि अच्छे अच्छों को धूल चटा दे। तीखी आंखें, लंबी मूछ, चेहरे पर एक अलग सा तेज, सर पर पगड़ी और पारंपरिक राजस्थानी लिबास। उनके पीछे उनका बॉडीगार्ड माखन बिल्कुल कोल्ड लुक लिए खड़ा था। बुआ सा उनके पास जाकर उनके पैर छूती है और उनसे कहती है पर हुकुम सा रणविजय का यो शादी से एक दिन पहले ऐसो घर से बाहर रहना ठीक कोनी। हुकुम सा बिना भाव के बोले मन ने पता से कि तन्ने वा की चिंता से, पर किसी ने इतना भी कोनी मजबूर करना चाहिए से कि वाने घुटन होने लगे। और जहाँ तक बात रही वह हल्दी की, तो रणविजय आता ही होगा, फिर हल्दी जुटी हो जावेगी। उसी हवेली के बाहर 3 जीप आकर रुकी। पहली जीप से कर्मवीर और रुद्र उतरे, वहीं दूसरी जीप से धर्म और आखिरी जीप से यश और ठाकुर सा उतरे। वो सब अंदर की तरफ आने लगे। ठाकुर सा के थोड़ा पीछे एक तरफ रुद्र और कर्मवीर थे, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म और यश। उन सबके आंखों में एक अलग ही गुरूर दिख रहा था। हवेली में जिसकी भी नजर उन पर जाती एक पल के लिए ठहर सी जाती। जब वो हवेली के अंदर आए तब सबकी नजर उन सब पर पड़ी। हुकुम सा उनकी तरफ देखकर शरारती लहजे में बोली क्यों ठाकुर सा, चटा दीवा राठौर ने धूल। ठाकुर सा अपना मुंह बनाकर उन्हें घूरते हुए बोला ताऊ सा आपने कितनी बार बोला से कि आप मन्ने मारे नाम से बुलाया करो। हुकुम सा उसे छेड़ते हुए बोले दुनिया के वास्ते तो घड़ा ठाकुर बने फिरे हैं, तो मारे सामने के हुआ।
ठाकुर सा उन्हें घूरकर देखते हैं और जवाब देते हुए कहते हैं, ताऊ सा। ठाकुर, मैं दुनिया के वास्ते सू, पर आपके वास्ते मैं सिर्फ रणविजय सू। हुकुम सा हंसते हुए उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखकर प्यार से बोले, तो छोरा, तू मारी एक छोटी सी बात मान ले। रणविजय बिना भाव के उन्हें देखते हुए बोला, आपकी बात कभी टाली से मन्ने, जो आज टालूंगा। क्या करना से मन्ने? हुकुम सा रणविजय से कहते हैं, हल्दी की रस्म तो करनी पड़ेगी छोरा, तभी तो वह छोरी ने थारी जूठी हल्दी लागेगी। ये सुनते ही रणविजय थोड़ा पीछे हट गया और बस हुकुम सा की तरफ एक सवालिया नजरों से देखने लगा। क्या रणविजय हल्दी की रस्म के लिए मानेगा? किस मजबूरी में सालों बाद रणविजय शादी कर रहा है? क्या हुआ है रणविजय के अतीत में? जानने के लिए पढ़ते रहिए हुकुम रानी सा। एपिसोड 8, हल्दी का सियापा। हल्दी के रस्म की बात सुनते ही रणविजय पीछे हट गया और कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, मन्ने जय बारे में आप तय पहले ही बात कर ली से, तो फिर यो बात का क्या मतलब? मैं यो शादी सिर्फ मारे छोरे के कस्टडी केस के वास्ते कर रहा सूं। इतना कहकर रणविजय वहां से जाने लगा तो हुकुम सा ने उसे रोकते हुए कहा। हुकुम सा उसे समझाते हुए बोले, छोरा, शादी के भी कुछ नियम होवे से। चाहे खैर तू शादी अपने छोरे कान्हा के वास्ते ही कोनी कर रहा से, पर मंडप में तन्ने बैठना है और तन्ने व छोरी से शादी करनी से। देख, अब तक तन्ने कोई भी रीति रिवाज करने के वास्ते कोनी कहा गया, पर यो जरूरी से, यो तो तू भी जाने से। रणविजय अपने गुस्से को कंट्रोल कर कुछ सोचते बोला, ठीक से। इतना कहकर वह वहां से ऊपर अपने कमरे में चला गया और बाकी के सब वहीं खड़े खुश हो रहे थे कि तभी रुद्र वहां से भटकते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। उसे ऐसे जाते देख बुआ सा मुंह बनाते हुए बोली, इस छोरे ने देख ऐसो लागे से जैसो यो घर में या कि सौतन आरी से। उनकी बात पर हुकुम रानी सा मुस्कुराते हुए बोली, जीजी सा, आप तो जानती है कि रुद्र कितना प्यार करता है रणविजय से। हुकुम सा उन सभी को देखते हुए बोले, लुगाइयों की बातें कभी कोनी खत्म हो सके से। अच्छा, थोड़ी देर में हम सब निकलेंगे जाने के वास्ते, तब तक अपना यो हल्दी का कार्यक्रम कर लेओ थम लोग। फिर वह धर्म और यश की तरफ देखते हुए बोले, चलो छोरो मारे सागे, मन्ने तुम सब ने कुछ बात करनी से। हुकुम सा के साथ सब लड़के चले जाते हैं और औरतें हल्दी की तैयारियां करने लगती है। तभी बुआ सा किसी को ढूंढते हुए बोली, रे कुसुम लता, यो लाली लिपस्टिक कट्ठे से दिख कोनी री। कुसुम लता उनकी बात सुन वह भी इधर उधर देखते हुए बोली, जीजी सा, बिंदड़ी तो अभी हम सब के साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। बुआ सा अपने मन में सोचते हुए बोली, अट्ठे ही कहीं छुपी होवेगी, अव्वल दर्जे की काम चोर सेवा। रूकवा ने मैं अभी बुलाऊं सू। फिर वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरी ओ लाली लिपस्टिक कट्ठे से, तू शांति तय बाहर आ जा, वरना मारे से बुरा कोनी होवेगा। रुक्मणी यश की माँ रसोई में आकर सजनी को देखते हुए बोली, सजनी बाई सा, आपको बाहर बुआ सा बुला रही है। सजनी घबराहट से बेचारी सा सूरत बनाकर बोली, नहीं काकी सा, हमें नहीं जाना, हमें उनसे बहुत डर लगता है, आप बोल दीजिए कि हमें बुखार हो गया है। बुआ सा की आवाज फिर से आई, अरी ओ काम चोर कट्ठे मरगी। रुक्मण उसे देखकर दोबारा से बोली, जाइए बाई सा, वरना आपको सजा जरूर मिलेगी आज। सजनी रसोई से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचते हुए बोली, हे राम जी, किसी को तो भेजो हमें इन खूंखार बुआ दादी सा से बचाने के लिए। सजनी ये कहते हुए जैसे ही रसोई के बाहर आई और उनके सामने जाकर बड़ी ही मासूम सी शकल बनाते हुए बोली, जी बुआ दादी सा, आपने हमें बुलाया। हम वो रसोई में आपके मनपसंद मोती चूर के लड्डू बना रहे थे।
बुआ सा उस पर गुस्सा करते हुए बोली, जानू सू छोरी तन्ने घड़ी चोखी तरिया से कि तू क्या कर रही से। चल जा जल्दी हल्दी तैयार करने में मदद करवा सबकी। सजनी मुंह बनाते हुए बोली, जी बुआ दादी सा। सब लोग अपने कामों के में लग जाते हैं। वहीं रुद्र रणविजय के कमरे में आता है। तब रणविजय अपनी बालकनी में खड़ा बाहर सबको देख रहा था। रुद्र ने कहा, भाई सा यो फाइल जो आपने मांगी से। रुद्र को बिना देखे ही रणविजय ने जवाब दिया, हम रख दे। रुद्र बिना कुछ बोले जाने लगा तो रणविजय ने उससे सवाल किया, तन्ने कुछ को नहीं कहना। रुद्र बिना भाव के रणविजय को जवाब देते हुए बोला, के फायदा भाई सा, आप तो पहले ही फैसला ले चुके से। वैसे भी मैं आपके साथ हरदम रहूं सू, तो जय बार भी सही। फिर कुछ देर रुक कर रुद्र एक बार फिर से बोला, के भरोसा से कि वह छोरी कान्हा के लिए सही मां साबित होवेगी। भाई सा, आप उसने अपना छोरा सौंपने जा रहे हो। ऊपर से वह आपकी पसंद भी कोनी। रुद्र अपनी बात बोलते हुए रुक गया, जिसके बाद अब रणविजय अपने मन की बात उसे बताते हुए बोला, मैं यो शादी अपने वास्ते ना कान्हा के वास्ते कर रहा सूं, और जहाँ तक बात रही वह छोरी की, तो मन ने कान्हा की परवरिश करने वास्ते किसी भी औरत की जरूरत को नहीं। निक्कू अपने मन में बस यही सोचे जा रही थी कि ये रणविजय कौन है और कैसा दिखता होगा। यही सब सोचते हुए वो कब वंदना के कमरे में पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। जब वंदू ने उसे ऐसे खोए हुए देखा तो वो निक्कू के पास आकर उसे छेड़ते हुए अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाते हुए बोली, ओ हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? अभी से ही अपने वाले के ख्यालों में खो गई क्या? निक्कू ने खोए हुए ही जवाब दे दिया, नहीं, तुम्हारे वाले के ख्यालों में। वधू एकदम से चौंकते हुए बोली, क्या? वंदू की आवाज सुन निक्कू को एकदम से होश आया कि वो क्या बोल गई। तब वो अपनी बात को क्लियर करते हुए बोली, मेरा मतलब है कि मुझे तेरे होने वाले पति का नाम पता चल गया है। तुझे पता है उसका नाम? निक्कू इससे आगे कुछ बोल पाती, वंदू ने अचानक ही उसके होंठ पर उंगली रख दिया। निक्कू ये देख हैरान हो गई। निक्कू ने फिर वधू का हाथ हटाकर उससे सवाल किया, तूने मेरे मुंह पर हाथ क्यों रखा? मैं तुझे तेरे होने वाले पति का नाम बता रही हूँ और तू है कि? वंदू उससे अपनी नजरें फेरते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। निक्कू असमंजस में उससे पूछते हुए बोली, पर वधू, तुझे जिसके साथ पूरी जिंदगी रहना है, तू उसी के बारे में क्यों नहीं जानना चाहती? वधू उससे नजरें चुराते हुए बोली, शादी के बाद जान लूंगी। निक्कू उसे हैरानी से घूरते हुए बोली, पर वधू अब निक्कू को रोकते हुए बोली, पर वर कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया। फिर वंदू बात को बदलते हुए आगे बोली, अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता, लड़के वालों ने हल्दी भेज दी क्या? निक्कू अब एकदम से मायूस होकर बोली, नहीं यार, पता नहीं कैसे है, 3 बज गए हैं पर अब तक नहीं भेजा। फिर निक्कू बाहर की तरफ जाते हुए बोली, अच्छा तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। रुद्र रणविजय की बात से असहमत होते हुए बोला, पर भाई सा, आखिर में वह छोरी आपकी लुगाई ही तो बनकर आवेगी। आप वह के साथ कैसे? मतलब आपने तो वह की तस्वीर तक कोनी देखी और घर में सब ने क्या सोच लियो से। सबने लागे से कि आप या घर को वारिस, भाई सा, बस मन ने आपकी खुशी चाहिए। रणविजय रुद्र की तरफ मुड़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, रुद्र, मारी जिंदगी में अब कुछ कोनी बदल सके से। रुद्र उसके लिए परेशान होकर बोला, पर भाई सा, उस बात ने 12 साल बीत चुके से। अब तो आप किसी ने अपनी जिंदगी में आन दो। हवेली में नीचे हल्दी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी।
तब बुआ दादी ने सांझी को देखते हुए बोला, रे सांझी जा अपने भाई सा ने बुला ला। सांझी जो कि हुकुम सा की छोटी बेटी है, वो प्यार से बोली, जी बुआ सा हम अभी भाई सा को बुला कर लाते हैं। इतना कहते ही सांझी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर रणविजय के कमरे की तरफ चली जाती है। रणविजय रुद्र को घूरते हुए बोला, मारी। रणविजय इसके पहले आगे कुछ बोल पाता, उससे पहले ही सांझी उसके कमरे में आते हुए बोली, भाई सा आपको बुआ सा बुला रही है, हल्दी की रस्म के लिए। रणविजय उसकी बात सुन उसे जवाब देते हुए बोला, तू चल, मैं आ रहा हूं। सांझी रणविजय का जवाब सुन वहां से चली जाती है और साथ ही रुद्र भी रणविजय को एक नजर देख उसके कमरे से चला जाता है और उनके जाते ही रणविजय भी कपड़े बदलकर नीचे चला आ गया। सब नीचे रणविजय का ही इंतजार कर रहे थे। उसके नीचे आते ही बुआ सा उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, आजा छोरा, चल बैठ, थारी हल्दी की रस्म करे। रणविजय बैठने के बजाय हल्दी की थाल की ओर बढ़ गया। उसने हल्दी को छुकर थाल नीचे रख दी। उसे ऐसा करते देख सब उसे हैरानी से देखने लगे। बुआ सा उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, छोरा यो सब के है, तू यो क्या कर रहा से? रणविजय उन्हें बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, बुआ मासा, मन ने यो कहा था कि मैं यो रस्म पूरी करूंगा, पर मन ने यो कोनी कहा था कि मैं हल्दी लगवाने वाला सू। फिर रणविजय हल्दी की थाल की तरफ इशारा करते हुए बोला, यो रही थारी जुठी हल्दी। इतना कहकर वो वहां से बिना कुछ सुने चला गया। ये देख सबके मुंह लटक गए, पर क्या किया जा सकता था। फिर हुकुम सा सबको देखते हुए बोले, चलो चलने का वक्त हो गया से। शादी से पहले ही हुकुम सा, धर्म, माखन और बाकी के सब आदमी आज ही वहां जा रहे थे, सिवाय सभी औरतों और रणविजय, यश, कर्मवीर और रुद्र के। हुकुम सा के साथ ये सब सीधा जयपुर से फ्लाइट लेकर जाने वाले थे। बाहर आते ही निक्कू ने अपनी बुआ से सवाल किया, बुआ जी ये हल्दी कब आएगी? देखो ना इतना टाइम हो गया है। बुआ उसे जवाब देती हुए बोली, अरे भई आता ही होगा, तू चिंता मत कर। तभी वहां एक अजीब सा आदमी आता है, जिसे देखकर कुछ ठीक तो नहीं ही लगा निक्कू को, पर उसके हाथ में एक कपड़े से ढका थाल था। वो अंदर आते हुए बोला, ये लीजिए भाभी, आपकी बेटी की हल्दी, और कुछ परेशानी हो तो बता दीजिए। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अखिलेश भाई साहब, सब आपकी ही मेहरबानी है, तभी तो वंदना को इतना अच्छा घर परिवार मिला है। इतना कहकर उन्होंने उस आदमी से हल्दी की थाल ले ली। फिर अखिलेश बाहर की तरफ जाते हुए बोला, ठीक है भाभी, तो मैं चलता हूँ, बहुत काम है, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। बुआ उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, जी भाई साहब। फिर वो आदमी वहां से चला गया। उस आदमी के जाते ही निक्कू अपनी बुआ से पूछती है, बुआ ये आदमी कौन है? लड़के वालों की तरफ से है क्या जो हल्दी लेकर आया है? बुआ उसे जवाब देते हुए बोली, नहीं ये हमारे गांव के प्रधान है, इन्होंने ही तो वंदना का रिश्ता करवाया है। लड़के के परिवार और इनकी पुरानी जान पहचान है। फिर निक्कू की बुआ उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जा सबको आंगन में हल्दी के लिए बुला ला और फिर वंदना को भी लेकर आ जाना, बहुत देर हो गई है। निक्कू सबको हल्दी की रस्म के लिए बुलाकर वंदू को लेने चली जाती है। निक्कू जब वंदना को लेकर आई तब तक सब आंगन में आ चुके थे। निक्कू वंदू को मंडप के बीच में बिठाकर वहीं साइड में खड़ी हो गई। निक्कू की बुआ ने फिर किंजल की तरफ देखते हुए कहा, किंजल वो हल्दी की थाल दे तो यहाँ लाकर। किंजल हल्दी की थाल की तरफ बढ़ते हुए बोली, जी माँ। इतना कहकर किंजल हल्दी की थाल लेकर मंडप की तरफ बढ़ गई।
वहीं निक्कू खड़ी कुछ सोच रही थी कि वो एकदम से अपनी बुआ को देख उनसे पूछने लगी, वैसे बुआ वंदू की हल्दी तो पहले भी हुई थी, तो अब फिर से क्यों? बुआ मुस्कुरा कर उसे जवाब देते हुए बोली, ये लड़के की झूठी हल्दी है। लड़के वालों के यहाँ रिवाज है कि लड़की को लड़के की झूठी हल्दी लगती है, और ये हम सबको पता नहीं था। पर कल रात को ही उन लोगों का फोन आया था, तब उन लोगों ने बताया। निक्कू, ऐसा है क्या? तभी वंदू अपनी साड़ी का पल्लू मंडप में फंसा हुआ देख निक्कू को दिखाते हुए बोली, निक्कू ये देख। यह देख निक्कू बैठकर वंदू के पल्लू को निकालने लगी। वहीं दूसरी तरफ से किंजल हल्दी की थाल लेकर आ ही रही थी कि तभी वो सामने से दौड़कर आते हुए एक छोटे से बच्चे से टकरा गई और उसके हाथ से हल्दी की थाल सामने बैठी निक्कू के ऊपर गिर गई। सब निक्कू को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त निक्कू सर से पैर तक हल्दी में सनी हुई थी। रणविजय अपने ही बेटे की कस्टडी के लिए केस क्यों लड़ रहा है? क्या हुआ है 12 साल पहले रणविजय के साथ? वधू क्या सोच रही है? निक्कू की नीति में क्या लिखा? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए हुकुम रानी सा।